बेकसूरों को जेल में डाला जाएगा और दंगाई प्रवचन देंगे, जवाब तो मांगा जाएगा। जब इकोनॉमी धराशायी हो, कूटनीति में भारत पूरी तरह से घिर गया हो, मगर मुख्य धारा की मीडिया में पूरी तरह से सन्नाटा हो, तो जवाब तो मांगा जाएगा ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब मांगा जाएगा। मैं अभिसार शर्मा। आज वाकई में निशब्द हूं क्योंकि आज दो तस्वीरें लगातार उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, वहां की न्याय व्यवस्था को लेकर उसे लगातार आईना दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को आईना दिखा रहे हैं, मगर क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार को इसकी परवाह है? और जिन दो तस्वीरों की बात कर रहा हूं मैं, वो दोनों तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर, पत्रकार विक्रम जोशी जो कुछ दिनों पहले गाजियाबाद के थाने जाता है, उसकी भांजी के साथ कुछ गुंडे छेड़खानी कर रहे होते हैं। पुलिस उस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज नहीं करती। बाद में, जैसा कि इस वीडियो से साफ हो रहा है, जब विक्रम जोशी अपनी बेटी के साथ मोटरसाइकिल में जा रहा होता है, तो खुली सड़क में उसकी मोटरसाइकिल को रोका जाता है, उस पर गोली दाग दी जाती है और आज सुबह विक्रम जोशी की मौत हो गई। आज कुछ सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं ये मांग करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश पुलिस से, मैं ये मांग करना चाहता हूं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि जो स्टेशन इंचार्ज हैं, जिन्होंने विक्रम जोशी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं की, उन्हें सिर्फ सस्पेंड ना किया जाए, उन्हें नौकरी से निकाला जाए, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से एक अपराधी के खिलाफ की जाती है। क्योंकि अगर आपने एक एफआईआर दर्ज की होती तो कम से कम एक खौफ पैदा होता उन गुंडों के दिमाग में, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाया। आज एक काला दिन है उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए, जब ये तस्वीरें चीख चीख कर हमें वहां की जमीनी स्थिति को बयां कर रही हैं। जी हां, मैं आपको बता दूं कि शो में मेरे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ेंगे। मेरे साथ समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया होंगे, कांग्रेस की तरफ से अजय लल्लू, और एक बहुत अहम इंटरव्यू फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर एनसी अस्थाना के साथ, जो हमें इस पूरे मामले की बारीकियों को समझाने वाले हैं। मगर जो दूसरी तस्वीर है वो भी बहुत ही हृदय विदारक है। साफिया और गुड़िया दोनों लखनऊ के लोक भवन के सामने जाकर खुद को आग लगा देती हैं। मुद्दा यह था कि अमेठी में कोई जमीन विवाद था। ये दोनों औरतें वहां के राजस्व विभाग, वहां की पुलिस के सामने गिड़गिड़ाती रहती हैं, गुहार लगाती रहती हैं, मगर ना पुलिस उनकी सुनती है, ना प्रशासन उनका सुनता है। और ये दोनों लखनऊ आती हैं, विपक्षी दल से मुलाकात करती हैं, कुछ पत्रकारों से भी मुलाकात करती हैं, और फिर लखनऊ के लोक भवन में जाकर खुद को आग लगा देती हैं। और इनमें से एक, यानी कि साफिया, जो कि मां है गुड़िया की, उसने आज सुबह दम तोड़ दिया। आज ये दो खबरें, झकझोरने वाली दो खबरें सामने उभर कर आ रही हैं। और क्या आप जानते हैं, अमेठी से एक और खबर आ रही है, और वो भी जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अक्सर सैनिकों की शहादत का इस्तेमाल वोट्स के लिए करती है ना। यह खबर जो आपके सामने आउटलुक की, उसके मुताबिक जम्मू और कश्मीर में तैनात एक आर्मी ऑफिसर के पिता को मौत के घाट उतार दिया कुछ लोगों ने। और यही नहीं, उसकी जो बीवी थी, जो कि गर्भवती थी, उसकी भी बेरहमी से पिटाई की गई। और यह कहां हुआ है? अमेठी में। और माननीय सांसद स्मृति ईरानी क्या करती हैं? साफिया और गुड़िया वाले मामले में क्या किया था स्मृति जी ने इसका दोष कांग्रेस पर मढ़ दिया था, यह कहकर कि साहब, कांग्रेस जो है इस मुद्दे पर सियासत कर रही है, और देखिए उनके भड़काने की वजह से इन दोनों की जान पर बनाई थी। जबकि स्मृति ईरानी ने इन दो मां बेटी के बारे में एक शब्द नहीं कहा। वो सांसद हैं, ताकतवर सांसद हैं। अगर ये चाहती तो इस मुद्दे पर एक बहुत बड़ा असर डाल सकती थी, मगर इस पर भी आपका जो पूरा ध्यान था वो गांधी परिवार पर हमला करना था। इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। मैं आपको बता दूं कि मैंने इस मुद्दे पर फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर एनसी अस्थाना से बात की है। क्या कहना है डॉक्टर एनसी अस्थाना का, आप खुद सुनिए। और मेरे साथ जुड़ गए हैं फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर एनसी अस्थाना। डॉक्टर अस्थाना, आज उत्तर प्रदेश की निगाह से देखा जाए तो दोहरी शर्म का दिन रहा, क्योंकि एक तरफ पत्रकार विक्रम जोशी जो अपनी भांजी की शिकायत करने पुलिस थाने जाता है, पुलिस एफआईआर भी दर्ज नहीं करती,
उन्होंने दम तोड़ दिया और दूसरी तरफ साफिया अपनी बेटी के साथ वो उत्तर प्रदेश लोक भवन के सामने जाती है और आत्मदाह कर लेती है। आज दोहरी शर्म है क्योंकि इन दोनों को इंसाफ नहीं मिला। मेरा पहला सवाल आपसे और ये बात है विक्रम जोशी मामले में। विक्रम जोशी थाने गए, एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश प्रशासन को, योगी सरकार को, जो थाना इंचार्ज हैं राघवेंद्र, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना चाहिए और अपराधियों जैसा बर्ताव करना चाहिए? इसमें सबसे भारी गलती जो हुई है पुलिस की तरफ से, जो सबसे बड़ी प्रोफेशनल मिस्टेक हुई है, वो ये है कि 17 तारीख को जब पहली बार ये शिकायत लेकर गए थे तो ललिता कुमारी केस में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, उसमें एफआईआर क्यों नहीं तुरंत दर्ज की गई? ये इसका कोई एक्सप्लेनेशन पुलिस की तरफ से नहीं आ रहा है। देखिए, मीडिया में दो शब्दों का गलत इस्तेमाल हो जाता है। हिंदी अखबारों में और मीडिया में छेड़खानी शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है और अंग्रेजी में मैं देख रहा हूँ कहीं हरासमेंट लिखा हुआ है। न तो ये हरासमेंट का केस है, अंडर पोशा ये हरासमेंट का केस भी नहीं है और छेड़खानी नाम के कानून में कोई चीज ही नहीं होती है। ये सीधा सीधा 354 मोलेस्टेशन का केस है। मोलेस्टेशन के लिए कोई हिंदी वर्ड नहीं है, मोलेस्टेशन का केस है। मोलेस्टेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो जब विक्रम जोशी साहब उसकी शिकायत लेकर गए तो तत्काल केस दर्ज किया जाना चाहिए था। ओपन सोर्सेस से जैसा पता चल रहा है कि दूसरी पार्टी को बुलाया गया था शायद थाने, लेकिन थाने बुलाए जाने के बावजूद केस रजिस्टर नहीं किया गया। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसमें तो गिरफ्तारी भी बनती थी, गिरफ्तारी की बात ही नहीं हुई, गिरफ्तारी बाद में हुई है हत्या हो जाने के बाद। तो पुलिस की तरफ से पहला अपराध ये हो गया कि आपने समय पर केस दर्ज नहीं किया और ऐसा प्रतीत होता है कि उन लोगों ने थाने उनको बुला लिया गया, इस बात को मतलब अपनी इज्जत हतक समझ लिया और संभवतया उसी का बदला लेने के लिए इनकी हत्या कर दी। अब इनकी हत्या जिस तरह से हुई है उससे भी ये पता चलता है कि लोग कितने बेखौफ हैं। मतलब जो सीसीटीवी देखने में आ रहा है उससे तो यही लग रहा है कि पहले आपको गिराया गया, फिर सर पे जाके एकदम सटा के गोली मार दी गई ताकि कहीं से कोई गलती की गुंजाइश न रह जाए। डॉक्टर अस्थाना, मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं क्योंकि देखिए योगी सरकार का फलसफा है ठोक दो। आपको याद है इनकी पूरी एक एनकाउंटर पॉलिसी थी जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था और यह हमें कहा गया था कि इसी एनकाउंटर पॉलिसी की बदौलत यूपी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है। मगर आप भी जानते हैं डॉक्टर अस्थाना इस वक्त यूपी की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हालात क्या है। तो जाहिर सी बात है जब विक्रम जोशी को फिर भी सड़क पर मारा जा रहा है तो यह सवाल उठना तो लाजमी है। सर ये देखिए कि सामान्य आदमी को हो सकता है कि जो बड़े बड़े अपराधी हैं उनसे डरने की आवश्यकता न हो, क्योंकि जो आदमी अगर 2 करोड़ रुपए फिरौती मांगता है किसी का अपहरण करके तो जाहिर है कि मेरा अपहरण करके 2 करोड़ नहीं मांगेगा, क्योंकि मैं देने की स्थिति में नहीं हूं। मारना हो तो मार दो भाई। लेकिन सामान्य आदमी को ज्यादा कष्ट जो होता है वो मोहल्ला लेवल के गुंडे से होता है, जो मतलब मोहल्ले का दादा है, उससे ज्यादा कष्ट होता है क्योंकि प्रायः वो निचले स्तर पर पुलिस वालों से मिला होता है। ये मैं मजाक में ये बात नहीं कह रहा हूं। अगर आप श्रीलाल शुक्ल जी की राग दरबारी को याद करें तो उसमें एक जगह एक वाकया आता है, महान पुस्तक है राग दरबारी, और वो यूपी काडर के ही अफसर थे इसलिए यूपी की वस्तु स्थिति से वाकिफ थे कि पुलिस ने जब गुंडे को पकड़ लिया तो जनता आश्चर्य करने लगी, पुलिस अगर अपने हमजोलियों के साथ ऐसा सलूक करेगी तो हमारे साथ न जाने क्या करे। तो ये छोटे अपराधियों के साथ वस्तुतः मतलब पुलिस को जिस सख्ती से पेश आना चाहिए था उससे नहीं आती है। मैं इस बात को लिखता भी आया हूं कि पर्टिकुलरली जो ये मोलेस्टर होता है उसके साथ कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए, क्योंकि आज का मोलेस्टर जो है कल का रेपिस्ट होगा। साफिया वाले मामले में डॉक्टर अस्थाना, जहां एक मां ने उत्तर प्रदेश लोक भवन के सामने खुद को आग लगा दी, उसकी मौत हो गई है। मुद्दा यहां पर सिर्फ वो नहीं है डॉक्टर अस्थाना, मुद्दा यह है जब ये मामला सामने उभर कर आया था तो यूपी पुलिस ने यह आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेताओं ने उन दोनों को उकसाया होगा बगैर किसी प्रमाण के। ऊपर से अमेठी से जो सांसद है स्मृति ईरानी, वो ये ट्वीट करती हैं कि इस पार्टी से क्या उम्मीद की जा सकती है। बजाय कि उन मां बेटी के दर्द को संबोधित करें इलाके की सांसद, उस पर सियासत खेली जा रही है और बगैर प्रमाण के यूपी पुलिस ये कह रही है कि कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें उकसाया।
तो ये क्या जतला रहा है एक तरह से कि प्रायोरिटीज क्या है प्रशासन की, यूपी पुलिस? सर, प्रायोरिटीज से ज्यादा ये संवेदनहीनता का प्रमाण है। किसी ने अत्यंत हताशा में आत्महत्या का प्रयास किया और प्राण चले भी गए, उसमें ये कहना कि किसी ने भड़काया होगा, देखिए ये बात, वो दोनों महिलाएं नितांत अनपढ़ तो नहीं थी, उनका एजुकेशनल स्टेटस नहीं पता है, लेकिन नितांत अनपढ़ नहीं थी। ये मानना गले के नीचे नहीं उतर सकता है कि उनको किसी ने चढ़ा दिया कि तुम जाके लोक भवन के आगे अपने को तेल छिड़क के आग लगा लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। जब तेल छिड़क के हम मरी गए तो काम होने न होने का मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली ये दोनों बातें जो हैं वो म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, ये सही नहीं हो सकती हैं। तो ये किसी के ऊपर भी आरोप लगाना संभव नहीं है कि तुमने उसने चढ़ाया होगा कि जाके आत्महत्या कर लो। इट डजंट मेक सेंस, क्योंकि जब आत्महत्या हो ही गई तो लाभ किसको मिलेगा? और इतना मतलब कोई दूर की तो नहीं सोच सकता है ना कि हम अगर लोक भवन के सामने जाके आत्महत्या करेंगे तो सरकार के ऊपर सवाल उठेंगे। मेरे तो प्राण चले ही गए, उसके बाद सरकार के ऊपर आरोप लगे न लगे, सरकार कटघरे में आए या न आए, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो ये दोनों पक्ष से जो बातें कही जा रही हैं पुलिस की तरफ से और सांसद की तरफ से, ये स्वीकार्य नहीं है। डॉक्टर अस्थाना, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं, विक्रम जोशी की मौत में 9 आरोपी हैं जिसमें एक मुसलमान है। इस वक्त मैं अपने दर्शकों को स्क्रीन पर दिखा रहा हूं कि एक समाचार एजेंसी ने जानबूझकर इनमें से एक शख्स का मुद्दा उठा के, जो कि एक मुसलमान है, शाकिर जिसका नाम है, उसका मुद्दा उठा के उसे बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। और बात यहां नहीं रुक रही है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे विवादित प्रवक्ता संबित पात्रा इसी मुद्दे को उठाकर ट्वीट भी कर रहे हैं जो आपके स्क्रीन पर है। यानी कि इस मुद्दे में भी हिंदू मुस्लिम ढूंढ लेना, जबकि साफ तौर पर यहां पर रवि नाम का शख्स वो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। इस मुद्दे को भी गोदी मीडिया हिंदू मुस्लिम कर रहा है और सत्ता पार्टी जो हिंदू मुस्लिम कर रही है। सर देखिए, इसमें सरकार से कहीं ज्यादा दोष जो है प्रशासन का है। प्रशासन सरकार के अधीन है, केवल इसलिए सरकार को उसमें चिपका लेना मतलब बहुत तर्कसंगत नहीं है। मैंने प्रशासन को 38 साल से देखा है और प्रशासन जो है वो स्थायी चीज है, सरकारें अस्थायी चीज होती हैं। जो प्रशासन की, पुलिस की, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, उनकी जो एपैथी है, उनकी जो संवेदनहीनता है वो सुप्रीम है। वो ऊपर कोई भी बैठा रहे उससे उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। जो आप जिस न्यूज रिपोर्ट की बात कर रहे हैं वो मैंने भी देखी है और उसके खंडन में किसी ने ट्विटर पे डाला भी अपराधियों की लिस्ट बनाकर कि कौन कौन गिरफ्तार हो चुके हैं। और जिस प्राणी का जिक्र किया जा रहा है कि कमालुद्दीन का लड़का है, तो कमालुद्दीन का लड़का पहले ही गिरफ्तार दिखाया जा रहा है। तो उन्होंने यही प्रश्न उठाया था ट्विटर पर कि आप गिरफ्तार आदमी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और 9 अपराधियों में केवल एक अपराधी को चिन्हित करके उसकी बात करना, वो तो मतलब प्रत्यक्ष ही था कि वो उनकी नीयत क्या है। दैट वाज अनवारंटेड, वो करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन ये सरकार और प्रशासन का अंतर मैं सर आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रशासन का दोष कहीं ज्यादा है। इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि नेता किसी भी पार्टी का हो, लेकिन कितनी ही बार वो ज्यादा कॉम्पैशनेट होता है, ज्यादा कॉमन सेंस रखता है। नेता के पास जाके हाथ पैर जोड़िए तो संभवतः काम कर भी दे। सरकारी अफसर इतना निष्ठुर होता है कि उसके बाद आप जमीन पे जाके दंडवत भी कर दीजिए तो भी काम नहीं करेगा, क्योंकि सीधी सी बात है कि प्रशासन की गाड़ी जो है वो केवल 2 फ्यूल पे चलती है। एक फ्यूल पैसा, दूसरा फ्यूल सिफारिश या पैसे में, दोनों में से एक का होना आवश्यक है। मैं इस मामले में देखिए, मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन ये मैं जानता हूं कि प्रशासन का दोष, प्रशासन के जो शासक हैं, सरकार, उनसे कहीं ज्यादा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अस्थाना। हर बार की तरह अपनी बात आपने इतनी बेबाकी से, इतनी साफगोही से रखी और मेरे दर्शक जब भी आपसे रूबरू होते हैं तो उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अस्थाना। थैंक यू सर। यही नहीं, इस मुद्दे पर सियासत भी बहुत गर्म हो गई है। हम आपको बता दें, कांग्रेस नेता अजय लल्लू ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर करारा प्रहार किया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कह दिया है कि आपसे उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा, अब आप वापस गोरखपुर चले जाएं। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था का यही आलम है। आम आदमी आज महफूज नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलने से पहले आज सोचने पर विवश है कि वो शाम को घर आ पाएगा कि नहीं। महिलाओं के साथ जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है,
आखिर उस पत्रकार साथी का गुनाह क्या है? सिर्फ यही गुनाह है कि वो अपनी भांजी के साथ छेड़छाड़ होने वाले बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारियों के पास जाकर न्याय की गुहार लगा रहा था। बेखौफ होकर बदमाशों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। निश्चित रूप से इस सरकार को बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दीजिए, गोरखपुर जाइए, गोरखपुर आपका इंतजार कर रहा है। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने भी सत्ता पक्ष को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने ये कहा है कि ये दोनों घटनाएं कहीं ना कहीं आईना दिखा रही हैं उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। सुनिए अनुराग भदौरिया को। कहां चला गया रोमियो स्कर्ट? कहां बनाया गया था? सरकार ने रोमियो स्कर्ट बनाया था महिला सुरक्षा के लिए, सब टाई टाई फिस हो गया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर में अपराधी, गुंडाराज, जंगल राज खुलेआम चल रहा है। कोई किसी को भी आके ठोक दे रहा है। ठोकना तो इतना आसान हो गया जैसे लगता है उत्तर प्रदेश में कोई सरकार ही नहीं है। राम राज की बात करने वाले आज कहते राम राज की कल्पना कर रहे थे, आज यहाँ पे जंगल राज हो गया, गुंडों का राज हो गया। कोई किसी को किसी वक्त आके ठोक दे रहा है। विक्रम जोशी की मौत से मैं इसलिए भी व्यथित हूं क्योंकि विक्रम जोशी मेरी ही तरह एक पत्रकार थे। मगर मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, विक्रम जोशी की मौत पर इसलिए आंसू मत बहाइए क्योंकि विक्रम जोशी थे या विक्रम एक पत्रकार हैं जो कि गाजियाबाद में रहते हैं। नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब नागरिकता बिल के खिलाफ उत्तर प्रदेश में आंदोलन चल रहा था तब इसी तरह से यूपी पुलिस ने कम से कम 24 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और जानते हैं गोलियां कहां लगाई गई थी? यहां पर और यहां पर, यानी कि छाती पर और सिर पर गोली मारी गई थी प्रदर्शनकारियों को। जबकि आप जानते हैं अगर आपको प्रदर्शनकारियों को पर काबू पाना है और गोली चलानी ही है तो आप उनकी टांग पर गोली मार सकते हैं। मगर किस कदर नाक्रोश था, किस कदर गुस्सा था पुलिस वालों में कि उन्होंने इसी तरह से 23-24 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। तब मैंने वो मुद्दा उठाया था। यही नहीं, क्योंकि योगी पुलिस का तो फलसफा है ना कि ठोक दो, और इन्होंने जो ढेरों एनकाउंटर्स किए थे उसके बिना पर ये हमेशा कहते रहे हैं कि यूपी का लॉ एंड ऑर्डर सुधर गया है। तब मैंने लगातार उस पर भी सवाल उठाए थे और मैं आपको बताता हूं क्यों। देखिए, अगर आप एक बहुत ही कट्टर अपराधी को मौत के घाट उतार दें तो बात समझ आता है, मगर ऐसी ढेरों मिसालें सामने थीं जहां पहले व्यक्ति को पकड़ा जाता था, उसकी सारी हड्डियां तोड़ दी जाती थीं और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। कई ऐसे मामले थे जहां आपसी रंजिश के चलते किसी को मौत के घाट उतार दिया गया था। और यह किसी भी सूरत में लॉ एंड ऑर्डर की बेहतरीन तस्वीर तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि आज की तारीख में कोई फुरकान है, आज की तारीख में कोई विक्रम जोशी है, मगर कल जो आप अपने घरों में सुरक्षित बैठे हुए हैं, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। आज मेरा कॉन्फिडेंस अंदर से पूरी तरह से हिल चुका है क्योंकि विक्रम जोशी अपनी भांजी के साथ जो छेड़खानी हो रही थी उसको लेकर शिकायत करने गया था। और आप जानते हैं कि हमारे देश में एक हकीकत है जहां लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है, बदतमीजी होती है, मॉलेस्टेशन होता है, रेप होता है। एक आम इंसान करे तो करे क्या? पहले उस पर यह अत्याचार हो और उसके बाद अत्याचारी इस तरह से खुली सड़क में उसे मौत के घाट उतार दें। कुछ देर के लिए हम इसे अगर सियासत से ऊपर रखें तो मैं चाहूंगा कि तमाम राजनीतिक दल इस पर विचार करें, क्योंकि जब यही बीजेपी विपक्ष में होती है तब वो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाती है। आज जब आप सत्ता में हैं तो हालात बद से बदतर हैं। आपके पास हालांकि एक तुरुप का पत्ता है, जैसा मैंने जिक्र किया था छद्म राष्ट्रवाद का। अभी 5 अगस्त को अयोध्या में शिलान्यास होने वाला है राम मंदिर का, भूमि पूजन होने वाली है राम मंदिर की। देश की जनता सब भूल जाएगी कोरोना को लेकर आपको कितनी तकलीफें हुई, किस कदर खराब प्लानिंग हुई, किस तरह से चीन आज भी, जी हां आज भी हमारी जमीन पर कब्जा किए हुए है, किस तरह से यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बिखर गया है। इन तमाम चीजों को लेकर आप भूल जाएंगे, मगर हम तो नहीं भूलने वाले हैं साहब। जवाब तो मांगा जाएगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।